नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं बोनस पॉइंट। और अब समय हो गया है अंशुमान जी के साथ खबरों के विश्लेषण का। मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं खबरों पर पड़ताल के लिए, विश्लेषण के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। धन्यवाद शुभम, आप सबका स्वागत है। चलिए, अब आप लोगों को बताई जाएं वो खबरें, उन खबरों की झलक दिखाई जाए जिन पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है। एक खबर होगी आज एसएमएस से जुड़ी। स्पैम एसएमएस पर पाबंदी के लिए, अंकुश के लिए, रोक लगाने के लिए एक नई कोशिश शुरू हुई है। अब हुई ये कोशिश शुरू है कि मैसेज की पहचान आप अलग से कर सकते हैं। कैसे ये पहचान होगी, कैसे आप इनको पढ़ें, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस खबर में। दूसरी खबर जो है वो बेरोजगारी से जुड़ी है। युवा ज़्यादा बेरोजगार शहरों में और बढ़ गई बेरोजगारी। जी हाँ, ये थोड़ा मतलब अच्छी खबर नहीं है, थोड़ी सी खट्टी खबर है, कड़वी खबर है अनएम्प्लॉयमेंट पर। इस पर हम जानेंगे कि क्या वजह है, क्या आगे की स्थिति बनती दिख रही है। तीसरी खबर, आरबीआई गवर्नर का बयान आया जिससे ये उम्मीद जगी कि रेट कट थोड़ा जल्दी हो सकता है। क्या वाकई हम तैयार हैं, इसको जानेंगे। इसके बाद इंडोनेशिया से भी कर ली डील, अब भारत पर कहां पहुंची गाड़ी। आज फिर एक बार अपडेट लेंगे कि भारत से ट्रेड डील पर अमेरिका और भारत के बीच हो रही बातचीत कहां तक पहुंची। एक ताज़ा बयान आया जिसमें फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत के बाजार में घुसने जा रहे हैं। हालांकि बयान ऐसे बहुत आ चुके हैं, अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट हमारे सामने नहीं आया। एक ग्लोबल खबर और महत्वपूर्ण है जो नाटो से निकली है। रूस से संबंध बने, नाटो ने भारत को टैरिफ की धमकी दी है। और केवल भारत को नहीं, 2-3 देशों को यह धमकी मिली है कि भाई अगर आपने रूस से संबंध रखे तो सिंपल सी बात है कि आपको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। क्या असर होगा, क्या तैयारी है नाटो की, ये जानेंगे। और WTO का नया अनुमान, इस साल विदेशी व्यापार में गिरावट नहीं ग्रोथ आएगी। जी हाँ, कितना आशान्वित करता है ये अनुमान आपको, इसकी पड़ताल करेंगे हम अंशुमान जी के साथ। पहली खबर इन सब से अलग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ऑन द शो में तो आपको वो 5-6 बड़ी खबरें बताई जाती हैं, लेकिन खबरें कुछ और भी होती हैं। आज पहली खबर है रेलवे से जुड़ी और रेलवे की कमाई से जुड़ी। रेलवे की गैर किराया कमाई यानी कि नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाने पर रिसर्च के लिए नीति आयोग ने संस्थानों और संगठनों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। विकसित देशों में रेलवे की कमाई में गैर किराया कमाई की ज़्यादा हिस्सेदारी को देखते हुए नीति आयोग ने यह कदम उठाया है। विकसित देशों के मुकाबले भारत में रेलवे की गैर किराया कमाई बहुत कम है। वित्त वर्ष 2024 का ही आंकड़ा देख लीजिए आप। रेलवे को गैर किराया कमाई के तौर पर 687 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था केवल। सर, अब क्या आपको लगता है संभावनाएं कहां कहां हैं? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नीति आयोग ने सोचा होगा, प्रयास तो इससे पहले भी हुए होंगे। क्या उनके अनुभव आपके पास हैं और अभी आपको ताजा संभावनाएं कहां दिख रही हैं? रेलवे, भारतीय रेलवे की जो पूरी रेवेन्यू बैलेंस शीट है, भारतीय रेलवे अगर कोई कंपनी होती ना तो बहुत बीमार और बहुत सीमित संसाधनों वाली कंपनी होती, और हमेशा से ये परिस्थिति है। रेलवे की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके को डाइवर्सिफाई करने की कोशिशें पिछले करीब 2 दशकों से जारी हैं, पर ऐसा नहीं होता है। रेलवे की मुख्य कमाई है पैसेंजर फेयर से और माल भाड़े से, फ्रेट से, यही मुख्य चीज़ें हैं और ये 95% है। इसके अलावा जो बाकी स्रोत हैं उनका हिस्सा केवल 5% है नॉन फेयर रेवेन्यू सोर्सेज का। रेलवे में जद्दोजहद पहले से रही है कि जैसे जैसे लोग अन्य माध्यमों पर जा रहे हैं वैसे वैसे रेलवे की फेयर इनकम में गिरावट हो रही है और इसमें काफ़ी पेचीदगी है। जैसे रेलवे की जो महंगी क्लास की सर्विसेज हैं, फर्स्ट क्लास और एसी की, उसमें यात्रियों की संख्या कम है, सब्सिडी देनी पड़ती है क्योंकि दूरियों के कारण अब लोग विमानों में यात्रा करते हैं या सड़क के माध्यम से यात्रा करते हैं। फ्रेट में रेलवे के पास अब केवल बल्क फ्रेट बचा हुआ है, सरकारी फ्रेट बचा है, अनाज ले जाना, फर्टिलाइजर ले जाना, कोयला ले जाना। इसके अलावा जो प्रीमियम फ्रेट है वो सारा फ्रेट रोड पर शिफ्ट हो चुका है और बाकी कार्गोज पर चला गया है। तो रेलवे के जो मुख्य स्रोत हैं
उन पे खर्चा ज़्यादा है, सब्सिडी ज़्यादा है और रिटर्न कम है। इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि रेलवे के जो बाकी स्रोत हैं, गैर फेयर स्रोत हैं, उनसे वसूली बढ़ाई जा सके, उनसे कोशिश की जा सके। दुनिया के तमाम देशों में जो रेलवे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, वहाँ जो नॉन फेयर रेवेन्यू है, उसकी हिस्सेदारी 30 से 50% तक है। रेलवे के पास विकल्प क्या है? रेलवे के पास विकल्प है उसकी ज़मीन, जिसको वो बेच सकती है। रेलवे के पास विकल्प है उसका फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है लोगों को किराए देने में। बट ये सारे प्रयास हो चुके हैं। कुछ साल पहले एक एनएफआर बढ़ाने के लिए नव अर्जन कार्यक्रम भी जारी किया गया था रेलवे की तरफ से, लेकिन उसकी भी कोई सफलता नहीं मिली है। अब नीति आयोग नए सिरे से इसकी कोशिश कर रहा है, जिसमें कि रेलवे के अन्य स्रोतों से इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, रेवेन्यू लाने की कोशिश की जाएगी। सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गाड़ी एक बार फिर अटकती दिख रही है। दरअसल निवेश बढ़ाने से पहले सरकार बैंकों में वोटिंग राइट और शेयर होल्डिंग लिमिट को लेकर रिजर्व बैंक के नए नियमों का इंतजार कर रही है। रिजर्व बैंक ने बैंकों में विदेशी शेयर होल्डिंग नियमों में बदलाव का संकेत दिया है। मौजूदा नियमों के तहत सरकारी बैंकों में एफडीआई की अधिकतम लिमिट 20% है। सर, क्या लग रहा है आपको, ये प्रस्ताव फिर से टलता दिख रहा है? सरकार उलझन में और दुविधा में है, और रिजर्व बैंक की दुविधा में है। जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से सरकार पहले बैंकों में सुधार के एक और नए कार्यक्रम पर विचार कर लेना चाहती है। 20% की एफडीआई लिमिट है, बढ़ाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार के पास बैंकों के पूंजीकरण के लिए पैसा नहीं है, और बैंकों के पास भी अब संसाधनों के लिए नई पूंजी की जरूरत है। लेकिन इससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं, पहले यह संभावना थी कि शायद सरकार एक कानून बनाकर, बिल लाकर इसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर देगी। रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा था, लेकिन अब जो पुराना प्रस्ताव आज से 8-9 साल पहले जो वित्त मंत्रालय की मेज पर था कि बैंकों का कंसोलिडेशन किया जाना चाहिए, छोटे छोटे बैंकों की संख्या कम करके बड़े बैंक बनाए जाने चाहिए, जो पहले से एक चर्चा चल रही थी, जो बाद में कहीं एजेंडा पीछे चला गया, उस पर फिर प्रस्ताव आना शुरू हुआ है कि जब विदेशी निवेश लाया जाए तो छोटे बैंकों के बजाय बड़े बैंक तैयार किए जाएं और उनमें लाया जाए, जिससे कि बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सके। और इसलिए शायद अगर विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की तैयारी की भी जाएगी तो उससे पहले बैंकों के पुनर्गठन का की कोशिश जरूर की जाएगी। आसान काम नहीं है बैंकों का पुनर्गठन, कर्मचारियों का विरोध होता है, यूनियंस का विरोध होता है, लेकिन भारत में छोटे बैंकों की चुनौतियां दिख रही हैं, खासतौर से छोटे सरकारी बैंक हैं। 3-4 सरकारी बैंक में तो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में लगी हुई है पिछले 3-4 साल से, और वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ पैरेलली जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके भी मर्ज करने की बात है, उनको भी बेचने की बात चल रही है। तो विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तो है, और कुछ हद तक दबाव भी है, बल्कि संकेत ये भी है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ताएं चल रही हैं उनमें भी ये मुद्दा उठ कर आया है कि भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं दिखती है। आरबीआई भी इसमें इंतजार करना चाहता है, और रिजर्व बैंक और सरकार भी ये चाहती है कि इन सुधारों को थोड़ा व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। अगली खबर एसएमएस से जुड़ी। स्पैम एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अनजाने नंबर से आने वाले एसएमएस के लिए सफिक्स या कह लीजिए उपसर्ग की व्यवस्था की है। मतलब यह है आसान भाषा में कि नंबर से पहले कोई ऐसा कोड लगा दिया जाएगा, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट लगा दिया जाएगा जिससे आप उसको देखते ही ये समझ जाएं कि ये प्रमोशनल मैसेज है। निजी टेलीकॉम कंपनियां इससे पहले भी स्पैम कॉल्स पर, स्पैम एसएमएस पर रोक लगाने के लिए कई तरीके की कोशिशें कर चुकी हैं। इस व्यवस्था में प्रमोशनल एसएमएस भेजने वाले नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के किसी अल्फ़ाबेट से हो सकती है, जिससे आने मैसेज के साथ ही आपको पता चल जाएगा आने वाले कि ये स्पैम है या नहीं। सर, कौन से नंबर होंगे, किस तरह पहचाने जाएंगे, क्या कुछ डिटेल है आपके पास इससे जुड़ी? मैसेजिंग को लेकर जो मोबाइल पर मैसेजिंग आ रही है उसको पहचानना कि वो जेन्युइन मैसेज है, फ्रॉड मैसेज है, प्रमोशन का मैसेज है, आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका मैसेज, इसे पहचानना बेहद कठिन होता है क्योंकि उनके एक ही जैसे स्ट्रक्चर हैं। और इसलिए अब और उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो स्पैम हैं, जिन पर क्लिक करने के बाद लोगों की प्राइवेसी ख़त्म होती है, लोगों की सूचनाएं चोरी होती हैं। तो अब फिर एक नई कोशिश की जा रही है TRAI की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि इनकी लेबलिंग कर दी जाए और इनके पहले एक लेटर लगा दिया जाए, एक ऐसा प्रीफिक्स लगा दिया जाए जिससे कि आप ये जान सकें
कि ये मैसेज दरअसल कहाँ से आया। थोड़े समय में ये प्रक्रिया स्थापित हो जाएगी। जैसे जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के ऑफर्स के आते हैं, इनके पीछे कंपनियों को पी लगाना अनिवार्य किया जाएगा। यानी जो भी मैसेजेस ये भेज रहे हैं, और खासतौर से इसमें बल्क मैसेजिंग होती है, उनके पीछे पी लगाना अनिवार्य किया जाएगा। जो सर्विस रिलेटेड मैसेज हैं, जैसे कि आपने बिजली का बिल जमा कर दिया, आपका बिल बकाया है, मोबाइल के बिल का पेमेंट होना है, या इस तरीके की तमाम जो सर्विसेज लेते हैं, उसके पीछे एस लगाया जाएगा। जबकि जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजेस हैं, जिसमें कि ओटीपी है, बैंकों से पैसा निकालना, बैंकों में पैसा डालना, चेक क्लियरेंस होना, डिपॉजिट्स आना, ये सारे मैसेजेस के पीछे टी लगाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट मैसेज है, जो सरकार की तरफ से आने वाली सूचनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, मौसम से संबंधित हो, और बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई हो, जो सरकारी एजेंसियां भेजती हैं, उनके पीछे जी लगाया जाएगा। ये प्रस्ताव किया गया। अब इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने स्विच के लेवल पर अपने सिस्टम्स में फेरबदल करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि जब उनके सिस्टम में वो मैसेज आए तो मैसेज इस तरह से बाहर जाएं जिनके पीछे ये सफिक्स या ये प्रीफिक्स लगे हुए हों, ये लेबलिंग क्लियर हो सके। ये प्रस्ताव लगभग तैयार है। इसके क्रियान्वयन की अभी तारीख तय नहीं की गई है। सरकार ने मंगलवार को जून के बेरोजगारी आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून के दौरान बेरोजगारी दर मई के स्तर 5.6% पर स्थिर रही है, लेकिन शहरों में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि जून के दौरान शहरी युवाओं में बेरोजगारी की दर 18.8% रही, जो मई में 17.9% थी। इसमें भी शहरी युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 25.8% हो गई है, यानी 1/4 से ज़्यादा शहरी युवा महिलाएं बेरोजगार हैं। सर, इन आंकड़ों को और भीतर से अगर हम टटोलें तो क्या पता चलता है? मासिक आंकड़े आना शुरू हुए हैं और इनसे हमें हर महीने बेरोजगारी की तस्वीर मिलना शुरू होती है। भारत में ये लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। जून के आंकड़े हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अगर आप ओवरऑल टॉप लाइन डेटा देखें, जॉब डेटा, तो वो 5.6% के आसपास स्थिर है। लगभग मई में भी बेरोजगारी की दर इतनी ही थी, यानी उस दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इन आंकड़ों में दिखाई दी कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जिसको LFPR कहा जाता है, यानी कितने लोग बाजार में रोजगार मांगने पहुंचे, जिसके आधार पर यह दिखता है कि बाजार में श्रमिकों की आपूर्ति सप्लाई कितनी है, इसमें गिरावट आई है। मई में 54.8% था, जून में घटकर 54.2% हो गया है। इससे लगता है कि कम लोग बाजार में काम मांगने निकले। कुछ गर्मी का असर है, कुछ और भी परिस्थितियां हैं। ये थोड़ा सा स्लैक सीजन होता है, तो उतनी मांग बाजार में नहीं दिखाई दी। शहरी इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 7.1% के आसपास थी। रूरल एरिया में थोड़ी हमें कमी दिखाई दी है, 4.9% के आसपास। शहरी इलाकों की बेरोजगारी काफ़ी मुखर होकर इन आंकड़ों में उभर रही। और इससे पहले के भी आंकड़े देखें, अगर आप पिछले 3-2 महीने के आंकड़े देखें, तो उनमें भी शहरी इलाकों की बेरोजगारी का एक ये तस्वीर है। अब अगर एज के आधार पर आप देखें, तो भारत में ये सबसे चिंताजनक फैक्टर है, और ये कॉन्स्टेंटली बना हुआ है कि 15 से 29 साल में की जो के युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 15.3% हो गई। मई से इसमें की तुलना में से बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ओवरऑल बेकारी की तस्वीर स्थिर है, पर भीतर काफ़ी पेंच दिखाई दे रहे हैं। अर्बन शहरी इलाकों में तो ज़बरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है। यूथ में इस आयु वर्ग में 18.8% है। मई की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी है। मई में करीब 17.9% थी, तो करीब बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। अर्बन यूथ महिलाओं में भी बेरोजगारी की दर बढ़ी है। रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाकों में युवाओं में बेरोजगारी की दर अभी सीमित है, उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी इस महीने नहीं दिखाई दी। ओवरऑल लेबर मार्केट सॉफ्ट होने के संकेत मिले हैं इस आंकड़ों में। दोनों तरह से बेरोजगारी बढ़ी भी है युवाओं में, और रोजगार मांगने वालों की संख्या भी कम हुई है। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि महंगाई दर निचले स्तर पर बरकरार रहती है, और ग्रोथ को लेकर अगर दबाव बनता है तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट में और कटौती कर सकता है। रिजर्व बैंक का ये बयान अगस्त की पॉलिसी बैठक को लेकर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद रेपो रेट में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई की दर, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, कि 2.1% पर है, जो बीते 6 साल का सबसे निचला स्तर है। तो सर, क्या रेट कट जल्दी आएगा? देखिए, 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 महीने के आंकड़े हैं। 2 महीने के आंकड़े हैं, 2 म
रेट कट आएगा तो जल्दी आएगा कि नहीं, इसका संकेत नहीं है, क्योंकि जो प्रारंभिक अनुमान थे वो ये थे कि महंगाई में जो ट्रेजेक्ट्री बनी हुई थी वो ट्रेजेक्ट्री जारी रहेगी। रिजर्व बैंक के जानकारी में भी था। और दूसरा ये माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक ने 2 बड़ी कटौतियां बैक टू बैक कर दी हैं, इसलिए वो इसके लिए दिसंबर तक का इंतजार करेगा। तो अगस्त की बैठक में ही रेट कट का अनाउंसमेंट होगा, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने दरवाजा खुला, ओपन छोड़ दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो रेट कट की जाएगी। दुविधाएं कई हैं उनके सामने। उन्होंने इसमें एक बड़ा पैमाना बताया ग्रोथ, और दूसरा बताया कि महंगाई की दर में तो कमी दिखाई दे रही है और तात्कालिक तौर पर किसी उछाल की संभावना नहीं है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करती है तो महंगाई और भी कम हो सकती है। फिलहाल चूंकि जो प्रमुख इंग्रेडिएंट हैं भारतीय महंगाई के, ईंधन और खाद्य, दोनों में हमें दबाव दिख रहा है, इसलिए महंगाई में तो किसी बड़ी बढ़त की उम्मीद अभी और खतरा नहीं है, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में। तो इस मोर्चे पर तो आरबीआई निश्चिंत है कि महंगाई कम है और ब्याज दरें चाहे तो घटा सकता, पर घटेंगी क्यों नहीं या घटने की संभावना क्यों कम है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 रेट कट्स को भी पास ऑन नहीं किया गया है। बैंकों को लंबा समय लग रहा है, ब्याज दरें घटने के बाद भी बाजार में क्रेडिट की मांग नहीं है और इसलिए बैंकों के मार्जिन्स अगली तिमाही में दबाव में आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि बैंक अगर ब्याज दर में और ज़्यादा कटौती देखेंगे तो उन्हें डिपॉजिट्स पर और ज़्यादा ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी और उनके मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनकी वजह से आरबीआई पिछले रेट कट के थिर जाने का, सेटल होने का इंतजार करेगा और धीमे धीमे जब क्रेडिट मार्केट में ब्याज दरें कम होंगी और डिमांड आना शुरू होगी तब शायद आरबीआई इस पर फैसला लेगा। हाँ, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है ग्रोथ को लेकर, जिसका इशारा आरबीआई गवर्नर ने किया कि अगर अगले तिमाही की ग्रोथ के नतीजे ज़्यादा खराब आते हैं, ज़्यादा दबाव में होते हैं, तो रिजर्व बैंक के ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो ब्याज दरों में कटौती करे। वैसे कटौती हो चुकी है और उसको पास ऑन कराना अब रिजर्व बैंक की वरीयता या प्रायोरिटी पे होगा। अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिकी ट्रेड डील पर आगे तेजी से बढ़ा जा रहा है और डील ऐसी होगी जिसमें अमेरिका को भारतीय बाजार में ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। इस बीच एक अन्य खबर में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर नए सिरे से जो बातचीत हो रही है उसमें कॉपर टैरिफ, ब्रिक्स टैरिफ और रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ के मुद्दे शामिल नहीं हैं। सर, क्या सबसे ताज़ा स्थिति, सबसे ताज़ा अपडेट आपके पास है? डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजार में एक्सेस को लेकर बहुत उत्सुक, बेचैन और आक्रामक भी हैं। कल इंडोनेशिया की बात करते करते, अगर आपने बयान सुना हो तो आपको दिखाई देगा, इंडोनेशिया की बात करते करते वो इंडिया पर गए और उन्होंने कहा कि इंडिया भी उनको मार्केट एक्सेस देगा। भारतीय पक्ष की तरफ से बहुत उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। भारतीय पक्ष की तरफ से ऐसा भी खुलकर संकेत नहीं दिया गया कि बातचीत किसी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि हम डील हासिल कर लेंगे। हाल में जो उन्होंने 2-3 डील की और जिसमें उन्होंने जितने दबाव के साथ, जितनी ताकत के साथ दुनिया के देशों को अमेरिका की शर्तें मानने पर बाध्य किया है या मजबूर किया है, उस रोशनी में भारत की चुनौती बढ़ जाती है। वार्ताएं चल रही हैं, यह भी संकेत है कि शायद जो बाकी टैरिफ उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा आज सुबह कि वो 1 अगस्त से फार्मा पर 200% टैरिफ लगा देंगे। अब यह शुभम लगभग असंभव है कि फार्मा टैरिफ को, कॉपर टैरिफ को बाहर रखते हुए भारत के साथ कोई ट्रेड डील करेंगे वो। और फार्मा भारत का सबसे बड़ा निर्यात है, जहां सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। तो अगर फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ आते हैं तो उसका असर भारत पर भी आएगा। तो इसलिए अभी ये तय नहीं है कि क्या मसौदा बनकर आ रहा है, लेकिन जो संकेत आए उसमें इंडोनेशिया के साथ डील ने कुछ संकेत दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के साथ सहमत होते हैं तो वो किन चीज़ों पर सहमत हो सकते हैं और क्या शर्तें भारत की तरफ से दी जा सकती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी चाह सकते हैं भारत से डील करने के लिए, यह भी खुलकर स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन बातचीत धीमी है। कई मुद्दों पर गहरा गतिरोध दिखाई दे रहा है। फिर भी जो खींचतान है वो एक मिनी डील को सामने लाने की है और ट्रंप भी आशान्वित हैं कि ये डील हो जाएगी। अब ट्रंप जितने आशान्वित दिख रहे हैं, भारतीय पक्ष उतना आशान्वित नहीं है। भारतीय पक्ष उतनी सतर्कता के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहता है। भारत और अमेरिका की डील से पहले अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील घोषित कर दी है। डील के तहत इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामान पर 19% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने पहले 32% टैरिफ की घोषणा से धमकाया था। वियतनाम डील की तरह इस डील में भी अमेरिकी सामान की इंडोनेशिया में एंट्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका की एशियाई देशों के साथ इन ट्रेड डील्स ने भारत पर दबाव
और बढ़ा दिया है। भारत पर सर नजरिया पूछें पहले, उससे पहले ये जो डील हुई है इसके भीतर क्या है, इसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं? इंडोनेशिया की डील भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जानना, और भारत के व्यापारियों के लिए, निर्यातकों के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया और भारत ये एशियन सप्लाई चेन के सबसे बड़े हिस्से हैं, और इनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा भी है, और इन देशों के पास अलग अलग तरीके की दक्षताएं या विशेषज्ञताएं हैं जिससे कि ये पश्चिम के, अमेरिका के और यूरोप के बाजारों में अपना सामान बेचते हैं। इंडोनेशिया की डील के जो भीतरी पक्ष हैं जो जानना ज़रूरी है, जिसलिए हमने शुरुआत में भी कहा और जैसा शुभम आपने भी संकेत किया कि ये भारत पर कैसे दबाव बनाएगा, इसे समझने के लिए हम इस डील की परतें खोलते हैं, इसके भीतर क्या है। 32% टैरिफ की धमकी दी थी, आपको याद होगा जो चिट्ठी भेजी थी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले, जिसमें कहा था कि जो देश इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाया जाएगा वो सीधे घटकर 19% आ गया, यानी वियतनाम से 1% कम, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। अब यही देखिए, दो बगल की अर्थव्यवस्थाएं, प्रोडक्ट काफी हद तक सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक अमेरिका में पहुंचने पर 20% टैरिफ चुकाएगा और दूसरा 19% टैरिफ चुकाएगा। 10% की जो सामान्य टैरिफ दर तय की है डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी तमाम देशों के लिए, आज उन्होंने ये भी कहा कि जो छोटे देश हैं जिनके साथ छोटा व्यापार है उन पर 10% की बेसिक रेट है, उससे ये दर दोगुनी है इंडोनेशिया के लिए, और इंडोनेशिया के पिछली दरों के हिसाब से भी ये ज़्यादा है। इसके बदले ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिकी सामान पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, यानी इंडोनेशिया इस बात के लिए तैयार हो गया। हालांकि इंडोनेशिया की प्रतिक्रिया नहीं आई, पर आश्चर्य की बात है कि इंडोनेशिया इस बात के लिए तैयार हो गया है कि अपने बाजार को पूरी तरह जीरो ड्यूटी पर अमेरिकी सामानों के लिए खोल देगा। अमेरिका के ज़्यादातर सामान जीरो ड्यूटी पर इंडोनेशिया के बाजार में बिकेंगे, जबकि इंडोनेशिया का सामान अमेरिका के बाजार में जाने पर 19% टैरिफ के दायरे में आएगा, ऐसा ट्रंप ने कहा भी। क्या फाइन प्रिंट्स हैं डील के, क्या समझौते हैं, ये पता नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे डिटेल्स नहीं आए। लेकिन इंडोनेशिया ने इस डील के लिए क्या क्या दिया ये आप ध्यान रखिए और जानिए, और उसके बाद देखिए कि भारत से क्या क्या मांगेंगे ट्रंप। $15 बिलियन के अमेरिकी फ्यूल की खरीद करेगा इंडोनेशिया, कम से कम $15 बिलियन के। अमेरिका के कृषि उत्पाद $4.5 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया के बाजार में जाएंगे, जिस पर भारत आपत्ति कर रहा है कि उसे अमेरिका के कृषि उत्पाद नहीं चाहिए। 50 बोइंग खरीदेगा डोनाल्ड ट्रंप, बोइंग के अपनी हर डील में बोइंग को शामिल कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। 50 बोइंग जेट खरीदेगा, 777 मॉडल खरीदे जाएंगे। ये कब खरीद होगी इसकी समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई, पर यह डील का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे जरूरी, कि चीन से जो इंडोनेशिया में सामान आता और उससे अगर अमेरिका को भेजा जाएगा तो उस पर ज्यादा पेनाल्टी लगेगी, ट्रांसशिपमेंट टैक्स लगेगा। हालांकि 40% की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन 40% अगर वियतनाम के लिए है तो मैं मान सकते हैं कि लगभग इतना ही टैक्स इंडोनेशिया के जरिए जाने वाले सामान पर भी लगेगा। इंडोनेशिया भी आसियान का सदस्य है और चीन से आने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करता है तमाम उत्पादों को बनाने के लिए अमेरिका के बाजार में। ये मुख्य महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें जो इस डील्स के अंदर से उभर कर सामने आ रहे हैं। सर, भारत पर फिर किस तरीके का आपको लग रहा है दबाव बनता दिख रहा है? इंडोनेशिया की डील में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 चीजें हासिल की। वियतनाम की डील में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सामानों के लिए बाजार में हिस्सा भी हासिल किया था, वियतनाम को 20% टैरिफ देने पर भी राजी किया था और 40% के ट्रांसशिपमेंट टैक्स पर हासिल किया था। यहाँ इंडोनेशिया का जो मुख्य इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें पाम ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, शूज़ हैं, टायर हैं, नेचुरल रबर है और फ्रोजन प्रॉन्स हैं, समुद्री सी फूड है। ये प्रमुख उत्पाद हैं जो भेजे जाते हैं। इनमें 2024 में करीब $40 बिलियन का व्यापार था। इसमें व्यापार का डेफिसिट अमेरिका को $18 बिलियन के आसपास था, यानी ये सरप्लस इसके पक्ष में था। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कई सारे सामानों के लिए स्पष्ट रूप से इंडोनेशिया के बाजार को खोलने पर उसे सहमत करा लिया है। तेल खरीदना, एग्रीकल्चर उत्पाद खरीदना और इसके अलावा अपने सामानों के लिए मुफ्त फ्री एक्सेस पाई है। और ये वो दूसरी डील है वियतनाम के बाद जो भारत की चुनौती बनेगी, क्योंकि ये मॉडल ही हैं जो मेज पर आ रहे हैं। जो संकेत हमें मिल रहे हैं कि अमेरिकी पक्ष ये कह रहा है कि जब वियतनाम इस तरीके का समझौता कर रहा है, इंडोनेशिया इस तरीके का समझौता कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं? भारत कृषि उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार को खोलेगा क्या? जिस तरह से सभी अमेरिकी सामानों के लिए बिल्कुल
मार्केट एक्सेस, बड़ी मार्केट एक्सेस दे दी है इंडोनेशिया ने, जैसा ट्रम्प दावा कर रहे हैं। ऐसा अगर भारत देगा तो फिर भारत के मेक इन इंडिया का क्या होगा, भारत के अपने सामानों का क्या होगा, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था और उत्पादन का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो टैरिफ की चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने 32% से, उससे वो घटकर 19% पर आ गए। यानी अगर उनके मन की डील है तो फिर वे टैरिफ की दरों में कमी कर सकते हैं। तो परिस्थिति ये है और यही दुविधा है शायद भारत की इस अमेरिका के साथ संधि को लेकर आगे बढ़ने में। सर अच्छा, भारत के साथ जब अमेरिका की डील का ऐलान होगा, क्या वो सबसे, एक चीज़ बताइए आपको जो आपको लगता है कि सबसे अहम चीज़ ये होगी, कृषि उत्पादों को भारत में खोल देने पर सहमति हो जाना, ये इंपॉर्टेंट होगा, टैरिफ की जो रेट की धमकी दी गई थी उससे कम लगा या उतना ही लगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, नए बाजारों पे भारत के जो उत्पाद जा रहे हैं उन पर टैरिफ बढ़ जाना, क्या आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी डील में देखने वाली वो ये होगी? शुभम, भारत के साथ डील के बहुत सारे आयाम हैं। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डील को लेकर अभी तक नहीं है, क्योंकि भारत के कई उत्पादों को एडिशनली टैरिफ के दायरे में लाया जा चुका। कॉपर 50% ड्यूटी के दायरे में आ चुका है, घोषित कर दिया उन्होंने। अगर फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ आता है तो पूरी दुनिया के देशों के लिए अगर फार्मास्यूटिकल पर आता है 200% या 100% टैरिफ तो पहले से आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में भारतीय बाजार में एक्सेस बड़ी बात है, और उसमें जैसे जो मुद्दे हम भूल रहे हैं जो पहले चर्चा में थे, उनका कहना है कि भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर को पूरी तरह खोला जाना चाहिए, अमेजन के लिए ज़्यादा जगह बनाई जानी चाहिए। अमेजन पे तो हमने उल्टी सख्ती और पाबंदी लगाई थी क्योंकि घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों को और छोटे ट्रेडर्स को मदद देना चाहते थे। तो जो एजेंडा अमेरिका का है उसमें केवल भारतीय बाजार में एक्सेस ही नहीं है, भारतीय कानूनों में बदलाव पर उनका फोकस है। जीएसटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये चाहते हैं कि भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए जगह बने, और वो जगह भारत बनाने को कैसे तैयार होगा ये देखना होगा, और यहीं पर सबसे उलझन भरी बात है। इसलिए डेयरी और एग्रीकल्चर को भारत बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रोजन ड्राई फ्रूट्स, इन सामानों के लिए भारत ने पहले से ही अपने लेवल पर उदारता दिखा दी है। ऑटोमोबाइल में अगर आप माने और डोनाल्ड ट्रंप को यह संकेत मान लिया जाए तो टेस्ला को भारत में बुला लिया गया, स्टारलिंक को मंजूरी दे दी गई। तो जो इस तरीके की सहमतियां जो संकेत देती हैं आमतौर पर डिप्लोमेटिक लेन देन में, भारत वो संकेत दे रहा है। लेकिन अब जैसे हथियारों की खरीद है, वो बड़ा डील मेकर हो सकता है। अगर भारत कोई बड़ी पेशकश लेकर जाए अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए, आसान नहीं है, मुश्किल है, अगर तो हो सकता है डील मेकर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। एनर्जी की कोई बड़ी डील, हालांकि भारत और ट्रंप के बीच में नेचुरल गैस को लेकर एक समझौता पहले हो चुका है, कोई ऐसी बड़ी डील हो, वो डील अगर मेज पर आए तो शायद डोनाल्ड ट्रंप उस बात के लिए राजी हो जाए। नहीं तो जो ढांचा बन रहा है डील्स का और जैसी बाकी देशों के साथ डील्स हो रही, उसमें भारत को 20% से कम टैरिफ पर, तो डोनाल्ड ट्रंप शायद 19-20% से कम टैरिफ पर नहीं राजी होंगे। यानी भारत के सामान पर फ्लैट 19 से 20% टैरिफ तो आ ही सकता है अमेरिका के में सामान बेचने पर। इसके अलावा कॉपर और फार्मास्यूटिकल अलग से होंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, एक दिन जिस दिन ये डील का ऐलान होगा उस दिन विशेष चर्चा हम रखेंगे डील के फाइन प्रिंट्स पर, क्या मिला, जिन चीज़ों पे टैरिफ लगा, बाजार उनका कितना बड़ा है, कितना माल जाता है, कौन से नए प्रोडक्ट के लिए हमने बाजार खोला, और डील दरअसल कितनी हमारे लिए फ़ायदे की और नुकसान की रही। पल पल हम इस अपडेट पर नज़र बनाए हैं। डील के आते ही हम विस्तार से आपके सामने उसका विश्लेषण भी लाएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के 30% टैरिफ पर जवाबी टैरिफ की योजना बनाना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी कारों, बारवन विस्की, बोइंग के विमानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अमेरिका की कृषि प्रोडक्ट पर भी निशाना साध सकता है। क्या कार्रवाई हो सकती है सर? क्या कितनी तैयारी है ये जवाब देने की? यूरोप और अमेरिका के बीच भी बात नहीं बन रही, जैसे भारत और अमेरिका के बीच बात नहीं बन रही है। ईयू और यूरोप के बीच में रोज ये लगता है कि डील में बातें आगे बढ़ी, लेकिन चीजें पीछे खिसक जाती हैं। और चूंकि यूरोपियन यूनियन के सांसद इस बात पे काफी आक्रामक हैं कि यूरोपीय समुदाय को जवाबी टैरिफ की तैयारी कर लेनी चाहिए और जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए, जो 30% का टैरिफ लगाया है। जो वार्ताकार हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं यूरोपियन कमीशन के, जो अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, वो 1 अगस्त तक इसका इंतजार करना चाहते हैं कि 1 अगस्त तक कोई ना कोई बात बन जाए। लेकिन तैयारी ये है कि
30% के आसपास टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि कल यूरोपियन कमीशन के कुछ सांसदों का कहना था कि जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं उसके बाद यूरोप और अमेरिका का व्यापार लगभग खत्म हो जाएगा। ट्रांस अटलांटिक व्यापार पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। तो इसलिए यूरोप के पास भी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को प्रभावित कर सकती हैं। करीब 84 अरब के 84 बिलियन डॉलर के आसपास के अमेरिकी सामान पर ईयू ने जवाबी टैरिफ की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें बोइंग विमान है जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। और हमने आपको बताया कि बोइंग विमान अभी डोनाल्ड ट्रंप की सारी डील में शामिल थे, मिडिल ईस्ट की डील में भी शामिल थे और वियतनाम और इंडोनेशिया की डील में भी शामिल थे। इसके अलावा कार, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और कुछ खाद्य उत्पादों पर भी ईयू की तरफ से जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब ईयू की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, जो वार्ताकार मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर पा रहे हैं, ईयू दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। होती है नहीं होती है तो फिर हम पलटवार करेंगे और रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। इस तरीके का माहौल ईयू के खेमे में दिखाई दे रहा है। चलिए, डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबल ट्रेड को लेकर अप्रैल के अनुमान में बदलाव किया है। डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि 2025 के दौरान ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ 0.1% रहेगी। अप्रैल में 0.2% गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन इस साल मार्च तिमाही के दौरान ग्लोबल ट्रेड में 5.6% ग्रोथ के बाद डब्ल्यूटीओ ने अब अनुमान में बदलाव किया है। ट्रंप ने टैरिफ से पहले मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर के देशों में स्टॉक भरा था, जिस वजह से ग्लोबल ट्रेड में बढ़ोतरी हुई थी। सर, आगे क्या स्थिति बनती दिख रही है? ये तो तात्कालिक बढ़ोतरी है, जो इसका कारण स्पष्ट है कि टैरिफ आने से पहले दुनिया भर के आयातकों निर्यातकों ने बड़े सौदे किए थे, जिसका असर हमें ग्लोबल ट्रेड में अचानक इस उछाल के तौर पर, ब्लिप के तौर पर ये दिखाई देता है। एक तात्कालिक बढ़ोतरी जो कि अभी भी 1 अगस्त से पहले चीन के निर्यातक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। नए टैरिफ आने से दुनिया के कई देशों के निर्यातक 1 अगस्त तक की जो विंडो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टैरिफ पूरी तरह लागू हो जाएंगे उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुस्ती और नरमी की पूरी संभावना है, क्योंकि टैरिफ आने के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स रीस्ट्रक्चर होंगी, नए सिरे से रीसेटल होंगी और उसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर दिखाई देगा। क्योंकि डब्ल्यूटीओ कोई भी एजेंसी अभी खुलकर ये इसका आकलन पेश कर पाने में मुश्किल महसूस कर रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां ही इतनी अप्रत्याशित हैं। अगर आप उदाहरण देखिए, अगर ये डील नहीं होती इंडोनेशिया के साथ तो इंडोनेशिया पे 32% टैरिफ लग रहा होता, और अब डील हो गई है तो उस पर 19% टैरिफ लग रहा है। तो ये टैरिफ जो हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के रेट की तरह, जो कि आमतौर पर दुनिया में दशकों में, महीन में, वर्षों में टैरिफ्स बदलते थे, क्योंकि इसमें इनके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस प्लान, निवेश, बाजार का आकलन, ये सब संभव होता था। वो ऐसे बदल रहा है जैसे कि हर हफ्ते टैरिफ के बदलाव हो रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में की क्या हालत होगी टैरिफ पूरी तरह सेटल होने के बाद, इस मामले में भी आकलन कर पाना कठिन है दुनिया की किसी भी एजेंसी के लिए। नाटो संगठन ने रूस के साथ व्यापार के लिए भारत, चीन और ब्राजील पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 50 दिन के भीतर रूस अगर यूक्रेन के साथ पीस डील नहीं करता तो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% का सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। सर, क्या प्लान है नाटो का? नाटो ने सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर स्थितियां तनावपूर्ण हो रही हैं। अमेरिका इस युद्ध में परोक्ष रूप से एंट्री कर रहा है, पैट्रियट और बाकी मिसाइलें दी जा रही हैं। नाटो जो कि एक काफ़ी सुस्त संगठन था पिछले 1 साल से खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की आमद के साथ, वो बेहद तेजी से सक्रिय हुआ है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने भी बात की है वाशिंगटन जाकर। नए हथियार दिए जा रहे हैं, नाटो के अन्य सदस्य अपने तरफ से भी हथियार जुटाकर यूक्रेन को दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रूस का खतरा बड़ा है। और रूस ने इस 50 दिन की विंडो को उड़ा दिया है और उसने कहा है कि हम इसको कुछ नहीं मानते, ये सब नाटकबाजी है, हम यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करेंगे। तो इसलिए सीधी टकराव यूक्रेन को नए हथियार देने के साथ साथ अमेरिका और यूरोप प्रतिबंधों की, बड़े सख्त प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय हलकों में इसको लेकर खासी गंभीरता दिख रही है, क्योंकि जो चेतावनी नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आई है, सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कही है नेटो ने, जो भारत, चीन और ब्राज़ील पर लगाए जाएंगे। सेकेंडरी सैंक्शंस क्या है? भारत, चीन और ब्राज़ील पर तेल और गैस, रूस के तेल और गैस आयात पर करीब 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है।
50 दिन की विंडो है। अगर 50 दिन में कोई शांति वार्ता नहीं होती तो ये प्रतिबंध आएंगे और रूस का निर्यात खरीदने वाले सभी देश, निजी कंपनियां, बैंक, ये डील करने वाले सारे देश प्रभावित होंगे। नाटो की जो भी तैयारियां हैं, यूरोप की जो तैयारियां हैं, वो बेहद क्लियर और कैंडिड हैं, इसलिए भारत के लिए चेतावनियां खासी गंभीर हैं। हालांकि नाटो ने भारत और चीन से कहा है कि वो पुतिन को राजी करें शांति वार्ता के लिए, लेकिन पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 वार्ताओं पर राजी नहीं हुए तो शायद किसी की बात मानेंगे, इस पर मुश्किल है। लेकिन रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इन प्रतिबंधों की स्थिति में। और चूंकि अब नाटो और यूरोप, अमेरिका एक साथ मिलकर एक तालमेल के साथ एक सिंक में काम कर रहे हैं। अमेरिका में एक पूरा बिल आ रहा है जिस बिल को बायपार्टिजान सपोर्ट मिला हुआ है, सारी दोनों पार्टियों के अधिकांश सांसदों ने समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप उस योजना के तहत 500% टैरिफ लगाने वाले हैं और उस बिल के साथ यूरोप भी अपनी तैयारियां जोड़ रहा है। इस स्थिति में अगले 15 दिन के या 20 दिन के अंदर रूस पर कुछ बड़े प्रतिबंध आ सकते हैं, क्योंकि शांति वार्ता की उम्मीद तो अगले 50 दिन में ना के बराबर है और इसका असर हमें भारत, चीन और ब्राजील पर गहराई से दिखाई देगा। तो सर, बाकी तीनों देशों पर आप जो कह रहे हैं गहराई से दिखाई देगा, किस तरीके के असर हो सकते हैं? भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, अपनी ज़रूरत का 60% से ज़्यादा तेल लेता है, तो सबसे सीधी असर तो भारत पर पड़ेगा। हालांकि भारतीय पक्ष ने भी कोई इसका विकल्प नहीं चुना है। 1/3 से ज़्यादा रूस से तेल आता है। प्रतिबंधों से सबसे बड़ा जोखिम भारत के लिए है और हालांकि तेल बाजार इस पर रिएक्शन नहीं कर रहा, पर भारत के पास तात्कालिक तौर पर इसके विकल्प नहीं है। चीन पर बड़ा असर होगा। चीन के साथ रूस के गहरे औद्योगिक ऊर्जा संबंध है, लेकिन चूंकि चीन और रूस के बीच पाइपलाइंस भी हैं और तेल की सप्लाई का एक पैरेलल नेटवर्क भी है, तो इसलिए प्रतिबंध लगने के बाद भी द्विपक्षीय व्यापार किया जा सकता है। ब्राजील के साथ बड़ा असर होगा, क्योंकि ब्राजील बहुत सारे एक्सपोर्ट करता है चीन है रूस को, और रूस से बहुत सारा सामान ब्राजील जाता है। तो ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं निशाने पर होंगी। और यही वो बात जो हमने अपने 2-3 दिन पहले के 4 दिन पहले के पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में कही थी कि ये पूरी कोशिश ब्रिक्स पर बहुत भारी पड़ेगी। रूस, डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप ब्रिक्स को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रतिबंध आते हैं तो ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाओं का जो आपसी सहयोग है, जो आपसी तालमेल है, वो भी गहराई से प्रभावित होगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ मैं आऊँगा अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।